मेरे हाथ में वो कागज़ काँप रहा था। मेरे सामने मेरा बेटा खड़ा था, गुस्से से लाल, और मेरी बेटी चुपचाप सोफे के कोने पर बैठी थी, जैसे उसे पहले से पता था कि आज घर टूट भी सकता है। मेरे छोटे बेटे ने मेरी तरफ उँगली करके कहा, माँ, ये क्या कर रही हो आप? आप हमारा भविष्य रोक नहीं सकतीं? मैंने अपनी सांस रोककर बहुत धीरे से कहा, रोक नहीं रही, बचा रही हूँ। उसने मेज़ पर रखा कागज़ उठाकर हवा में लहरा दिया। ये देखो, आपने लिख दिया कि अगर हमने आपको उस पैसे के लिए दबाव डाला, तो हमारी पढ़ाई का पैसा रुक जाएगा। ये धमकी है। मेरे बड़े बेटे ने उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो डर मेरे लिए नहीं था। वो डर उस पैसे के लिए था, जिस तक अब उसकी पहुंच नहीं रहने वाली थी। मेरी बेटी ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई, बहुत शांत, बहुत साफ। भैया, आप ही तो कह रहे थे कल रात कि माँ का इलाज इतना महंगा नहीं होता और हमें किसी तरह उन्हें मानना चाहिए। इतना सुनते ही मेरे छोटे बेटे का चेहरा उतर गया, जैसे किसी ने उसके मन की रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी हो। मैंने अपने हाथ से मेज पर रखा एक मोटा लिफाफा अपनी तरफ खींचा। उसके अंदर वो रकम थी जो मैंने अपने इलाज और रोजमर्रा के खर्च के लिए बचाई थी, और उसी रकम ने मेरे घर में सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं, तो अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है। ये उस पल की कहानी है जब बच्चे अपने ही माँ बाप को एटीएम समझने लगते हैं, और फिर एक माँ को कानून, दिमाग और दिल, तीनों से अपने आप को बचाना पड़ता है। और अब सुनिए, ये सब शुरू कैसे हुआ। कुछ ही घंटे पहले मैंने एक ऐसी चीज बेच दी थी जिसे मैंने अपनी जिंदगी का सहारा बनाया था। मेरे पति की याद, हमारा बनाया हुआ कारोबार और मेरे बच्चों का भरोसा। मैंने अपने पति को बहुत जल्दी खो दिया था। तब मैं जवान थी, लेकिन जिम्मेदारियां बूढ़ी थीं। घर, बच्चों की फीस, दवाइयाँ, किराना, बिजली का बिल, सब कुछ मेरे कंधों पर आ गया था। मैं रोई भी, टूट भी गई, लेकिन अगले ही दिन दुकान खोलनी पड़ी, क्योंकि आंसू से पेट नहीं भरता। धीरे धीरे वहीं छोटा सा कारोबार बड़ा हुआ। कभी 2 कर्मचारी, फिर 10, फिर 40, कभी एक छोटा ऑफिस, फिर एक ठीक ठाक बिल्डिंग का फ्लोर। लोग मुझे मैडम कहने लगे, लेकिन घर में मैं बस माँ थी, और माँ से सबको उम्मीद होती है कि वो हमेशा ठीक रहेगी। पर मेरा शरीर मेरे साथ इतना वफादार नहीं रहा। पहले हल्की थकान हुई, फिर सीने में जकड़न, फिर रात में सांस फूलने लगी। मैंने सोचा, उम्र होगी, तनाव होगा। लेकिन डॉक्टर ने जो कहा, उसने मेरे भीतर का फर्श हिला दिया। उसने बड़े आराम से कहा, ये लंबी बीमारी है, धीरे धीरे बढ़ेगी, इलाज चलता रहेगा। उसने मरना नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गई। अब मेरी जिंदगी दवाइयों के डिब्बों, टेस्ट रिपोर्टों और अस्पताल के काउंटरों के बीच बंटने वाली है। मैं उस दिन घर लौटी तो मेरे हाथ में दवाइयों की पर्ची थी, और दिमाग में एक ही सवाल, मैं अगर कमज़ोर हो गई तो घर कैसे चलेगा और बच्चे कैसे उड़ान भरेंगे। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा हमेशा शांत रहता है। वो सोचता है मेहनत से सब होगा। छोटा बेटा तेज है, पर जल्दी लालच में भी आ जाता है। और मेरी बेटी, वो कम बोलती है, लेकिन उसकी आंखें सब पढ़ लेती हैं। तीनों की एक ही जिद थी, माँ, हमें टॉप चाहिए, बाहर जाना है, दुनिया देखनी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी। मैंने कभी उन्हें रोका नहीं, क्योंकि मैं जानती थी, सपने रोक दोगे तो बच्चे तुम्हें नहीं, खुद को भी माफ नहीं करेंगे। लेकिन सपनों की कीमत होती है, और मेरी बीमारी ने मुझे बता दिया था कि कल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने वो फैसला लिया जिसने मेरे घर की हवा बदल दी। मैंने अपना कारोबार बेच दिया। वो दिन मुझे आज भी याद है। एक मीटिंग टेबल, सामने खरीदार की टीम, वकील के कागज, और मेरे हाथ में एक पेन जो अचानक बहुत भारी लगने लगा। मैंने दिल से नहीं बेचा था, मैंने मजबूरी से बेचा था, क्योंकि मेरा शरीर अब मेरे हौसले से लड़ रहा था। कागज पर बस मेरी सिग्नेचर थी, लेकिन मुझे लगा जैसे मैंने अपने पति की आखिरी निशानी पर भी हस्ताक्षर कर दिए। और जैसे ही डील पूरी हुई, मेरे अकाउंट में रकम आ गई, $5 मिलियन।
उस दिन के रेट पर यह रकम इतनी थी कि मैं उसे गिनते-गिनते थक जाती। करीब 40 करोड़ के आसपास। इतने पैसे का नाम सुनते ही लोग समझते हैं कि अब सारे दुख खत्म। पर सच ये है कि इतने पैसे के साथ डर भी आता है और रिश्तों की असली शक्ल भी। मैंने ये बात बाहर किसी को नहीं बताई, न रिश्तेदारों को, न पड़ोस में, क्योंकि भारत में एक बात सच है, आपके पास पैसा आते ही सलाह देने वालों की लाइन लग जाती है और कई बार वही सलाह आपकी बर्बादी बन जाती है। रात को मैंने बच्चों को ड्राइंग रूम में बुलाया। टीवी बंद, फ़ोन साइलेंट, घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक। मेरे सामने मेज़ पर 4 लिफ़ाफ़े रखे थे, 3 पतले और 1 मोटा। जैसे ही बच्चों ने लिफ़ाफ़े देखे, उनके शरीर की भाषा बदल गई। ये वही पल था जब मुझे समझ आया कि इंसान प्यार के लिए इतना तेज़ नहीं होता, जितना उत्तर के लिए होता है। मैंने कहा, "जो मैं बताने जा रही हूँ, आज वो खुशी की खबर नहीं है।" बड़े बेटे ने पूछा, "तो फिर ये?" मैंने उसकी आंखों में देखा, "क्योंकि ये बड़ा फैसला है।" छोटा बेटा अपने आप ही बोल पड़ा, "माँ, क्या आपने बिज़नेस?" मेरी बेटी ने बस एक लाइन कही, "आपकी तबीयत।" मैंने सिर हिलाया, "हाँ, मैंने बेच दिया।" वो पल भारी था, पर अगला पल उससे भी भारी निकला। मैंने एक पन्ना निकाला और साफ आवाज़ में कहा, "कुल रकम $5 मिलियन है।" कमरे की हवा जैसे रुक गई। किसी ने ताली नहीं बजाई, लेकिन उनकी आंखों में चमक आ गई। ऐसी चमक, जो उम्मीद भी होती है और भूख भी। छोटा बेटा बुदबुदाया, हार्वर्ड। बड़ा बेटा चुप रहा, लेकिन उसकी पलकों में सपना तैर गया। मेरी बेटी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस मेरी तरफ देखती रही, जैसे मेरे चेहरे से मेरी असली हालत पड़ रही हो। मैंने तीनों पतले लिफाफे एक-एक करके उनकी तरफ सरका दिए। "मैं तुम तीनों को बराबर दे रही हूँ। हर एक को $1,250,000। छोटा बेटा जैसे उछल पड़ा। बड़ा बेटा सीधे बैठ गया। मेरी बेटी ने अपना लिफाफा उठाया, पर खोला नहीं, और फिर वही सवाल आया जो अक्सर धन्यवाद से पहले आता है। बड़े बेटे ने पूछा, "और बाकी?" मैंने 1 सेकंड रुककर मोटे लिफाफे पर हाथ रखा। "बाकी का 25% मैं अपने पास रखूंगी।" छोटा बेटा तुरंत गणित करने लगा। "यानी 1,250,000। मैंने कहा, "हाँ।" उसने पूछा, "क्यों?" मैंने शांत आवाज में कहा, "इलाज के लिए और रोजमर्रा के खर्च के लिए।" मैंने अपने शब्द हल्के रखे, पर सच्चाई भारी थी। मैं नहीं जानती मेरा इलाज कितने साल चलेगा। मैं नहीं जानती अस्पताल का बिल कितना आएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि अगर मैं खुद को बचाए बिना तुम सबको उड़ाऊँगी तो मैं बीच रास्ते गिर जाऊँगी। और फिर तुम भी। बड़े बेटे ने धीरे से कहा, "ये सही है, माँ।" छोटा बेटा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, पर उसके चेहरे पर एक हल्की-सी खींच थी, जैसे उसे लगा हो कि इतना पैसा, और फिर भी माँ ने एक हिस्सा अपने लिए रखा। मेरी बेटी ने वही सवाल पूछा, जो मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई पूछेगा। "शर्तें क्या हैं?" दोनों बेटों ने उसकी तरफ ऐसे देखा, जैसे उसने कोई गलत बात बोल दी हो। छोटा बेटा हँस पड़ा। "शर्तें? हम आपके बच्चे हैं।" मेरी बेटी ने पलटकर सिर्फ इतना कहा, "यही तो बात है। बच्चे होने से लालच खत्म नहीं होता।" मैंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया और कहा, "हाँ, शर्तें हैं।" मैंने मेज़ पर एक फ़ोल्डर रखा। उसमें ट्रस्ट की डिटेल थी। भारत में लोग नॉमिनी और मालिक को एक समझ लेते हैं, और वहीं से झगड़े शुरू होते हैं। मैंने ये गलती नहीं करनी थी। मैंने अपने सीए और एक भरोसेमंद वकील के साथ बैठकर सब तय किया था। कौन सा पैसा किस काम में जाएगा, कितना पैसा कब रिलीज़ होगा, और किस हालत में रोका जा सकता है। मैंने कहा, "ये पैसा सीधे कॉलेज की फ़ीस में जाएगा। रहने खाने के लिए एक तय स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन एक साथ पूरी रकम किसी के खाते में नहीं जाएगी।" छोटा बेटा तुरंत चिढ़ गया। "मतलब, आप हम पर भरोसा नहीं करती?" मैंने कहा, "मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं लालच पर भरोसा नहीं करती।" बड़े बेटे ने बात संभालने की कोशिश की। "माँ, ये प्रोटेक्शन है।" मेरी बेटी ने बस एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सम्मान था, और फिर मैंने वो लाइन कही, जिसने पूरे कमरे को चुप करा दिया, "अगर मेरा इलाज कम खर्च में हो गया
और ये पैसा बच गया, हाँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ज़्यादा दिन जिंदा रही और मुझे यही चाहिए। मेरे शब्दों के बाद कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। फिर छोटा बेटा नजरें चुराकर बैठ गया। बड़ा बेटा जैसे कुछ समझने लगा। मेरी बेटी ने धीरे से सांस छोड़ी। मुझे लगा शायद यही सबसे मुश्किल पल था, पर मैं गलत थी। सबसे मुश्किल पल उस रात आया जब मैं पानी पीने के लिए उठी। घर अंधेरा था। किचन में फ्रिज की हल्की रोशनी थी और मैं जैसे ही बाहर निकली, मुझे ड्राइंग रूम से फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरे दोनों बेटे वहां बैठे थे। आवाजें धीमी थीं, लेकिन शब्द साफ थे। छोटा बेटा कह रहा था, माँ ने अपने पास एक 0.25 मिलियन रख लिया। इतना इलाज में नहीं जाएगा, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। बड़ा बेटा बोला, वो बीमार हैं। छोटा बेटा झुंझलाया, बीमार हैं तो क्या? हाँ, हम भी तो भविष्य बना रहे हैं। हार्वर्ड सस्ता नहीं है। बस थोड़ा दबाव डालेंगे, बोलेंगे कि आप अनफेयर हैं, भावुक करेंगे। आखिर माँ हैं। मैं वहीं दीवार के सहारे रुक गई। मेरे हाथ ठंडे हो गए, मेरी सांस जैसे पतली हो गई। और फिर बड़े बेटे की आवाज आई, थोड़ी हिचक के साथ, शायद बस एक हिस्सा। उसने कहा, पूरा नहीं, बस एक हिस्सा। मेरा गला सूख गया, प्यास से नहीं, सच से। उस पल मुझे समझ आया कि पैसा सिर्फ घर की हालत नहीं बदलता, पैसा रिश्तों की असली सोच बाहर निकाल देता है। और मेरे बच्चों ने मेरे इलाज के पैसों को रुकावट समझना शुरू कर दिया था। मैं चुपचाप पीछे हट गई। किसी को पता नहीं चला कि मैंने सब सुन लिया है। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे सामने वही हाथ थे, जिन हाथों ने बिजनेस खड़ा किया था, जिन हाथों ने बच्चों को स्कूल छोड़ा था, जिन हाथों ने पति की अंतिम यात्रा में माथा छुआ था। और आज वही हाथ कांप रहे थे, बीमारी से कम, धोखे से ज्यादा। मैंने उस रात रोना नहीं चुना। मैंने उस रात एक फैसला चुना। मैंने अपने फ़ोन में अपने वकील का नंबर खोला। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था। मेरी उंगली कॉल बटन के ऊपर रुकी हुई थी, क्योंकि अगर मैंने ये कॉल कर दी तो अगले दिन मेरे घर में सिर्फ बहस नहीं होगी, कागज़ भी होंगे, शर्तें भी होंगी और शायद रिश्तों की परीक्षा भी। और ठीक उसी पल बाहर हॉल में किसी ने दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया। मेरे छोटे बेटे की आवाज़ आई, माँ, आप जाग रही हो क्या? मैंने फ़ोन को कसकर पकड़ा। मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकली। मेरे मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं माँ बनकर चुप रहूं या अपनी जान बचाने के लिए सख्त बन जाऊं? और दरवाज़ा फिर खटका। माँ, प्लीज़। और मेरी उंगली अब भी कॉल बटन के ऊपर थी। दरवाज़ा फिर खटका। माँ, प्लीज़। मेरी उंगली अभी भी कॉल बटन के ऊपर थी। दिल तेज़ धड़क रहा था, जैसे किसी ने मेरे सीने के अंदर ढोल बजा दिया हो। मैं जानती थी, अभी अगर मैंने वकील को कॉल कर दिया, तो कल से मेरा घर सिर्फ घर नहीं रहेगा, वो एक केस फाइल जैसा हो जाएगा। और अगर मैंने कॉल नहीं किया, तो शायद मैं खुद को ही धोखा दे दूंगी। मैंने फ़ोन लॉक किया, उसे तकिए के नीचे नहीं, बेड साइड टेबल के दराज में रखा। जैसे मैं खुद से कह रही हूँ, अभी नहीं, पहले देखो कौन कितना गिर सकता है। मैं उठी, दरवाज़ा खोला। मेरा छोटा बेटा सामने खड़ा था, आंखों में नकली चिंता और चेहरे पर वो अधीरता जो माँ कैसी हैं से ज़्यादा माँ क्या करेंगी वाली होती है। उसने धीरे से कहा, आप ठीक तो हो? मैंने उसकी तरफ देखा, बहुत शांत। हाँ, तुम क्यों जाग रहे हो? वो मुस्कुराया, बस पानी पीने आया था, फिर आपकी लाइट दिखी। मैंने सिर हिलाया, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। वो एक सेकंड रुका। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं उसे अंदर बुलाऊंगी या खुद कुछ बोल दूंगी, लेकिन मैं चुप रही। आखिर वो मुड़कर चला गया। दरवाज़ा बंद करते ही मेरे पैरों में जैसे ताकत लौट आई, लेकिन दिल में एक नई थकान बैठ गई। मैं वापस बिस्तर पर बैठी और पहली बार खुलकर समझा कि असली बीमारी मेरे शरीर में नहीं है। असली बीमारी घर के अंदर फैल रही है, और वो बीमारी है हक का नशा। सुबह हुई तो घर वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही तो मुश्किल होती है। घर में जब सबसे बड़ा तूफान बन रहा होता है, तब भी दूध उबलता है, अखबार आता है और लोग गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। मैंने चाय बनाई। किचन में इलायची की खुशबू थी,
पर मेरे मन में कल रात के शब्दों की बदबू। बड़ा बेटा अखबार खोलकर बैठा था, जैसे वो बहुत जिम्मेदार इंसान है। छोटा बेटा फोन पर कुछ देख रहा था। बेटी चुप थी, लेकिन उसकी आंखें मेरे चेहरे पर थीं। मैंने खुद को सामान्य दिखाया, क्योंकि मैंने तय कर लिया था, आज मैं भावुक नहीं बनूंगी, आज मैं प्लान बनूंगी। मैंने कहा, आज शाम सब लोग घर पर रहना, मुझे परिवार की मीटिंग करनी है। छोटा बेटा तुरंत बोला, फिर से मीटिंग? कल तो हो गई। मैंने उसे देखा। कल जानकारी थी, आज नियम होंगे। उसके चेहरे पर हल्की चिढ़ आई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। बड़े बेटे ने बस इतना कहा, ठीक है माँ। मेरी बेटी ने सिर हिलाया, जैसे वो पहले से तैयार थी। उस दिन दोपहर में मैं अकेली बाहर निकली। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने ड्राइवर को भी नहीं लिया। मैं खुद टैक्सी में बैठी, ताकि रास्ते में भी मुझे सोचने का वक्त मिले। टैक्सी की खिड़की से शहर भाग रहा था। लोग ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, कई और मैं अपने ही बच्चों से अपनी जान बचाने जा रही थी। मैं सबसे पहले अपने सीए के पास गई। वो वही आदमी था जिसने सालों से मेरे बिजनेस के नंबर संभाले थे। मैंने उसे देखा और बिना भूमिका के कहा, मेरे बच्चों को रकम मिल चुकी है, लेकिन मुझे डर है कि वो मुझ पर दबाव डालेंगे। मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें मैं सुरक्षित रहूं। सीए ने मेरी तरफ ध्यान से देखा। मैडम, आपने सही किया। लोग नॉमिनी और मालिक को एक समझ लेते हैं, और परिवार में भावनाएं भी होती हैं, पर भावनाएं बिल नहीं भरती। उसने फाइल खोली। आपके पास 3 बड़े रिस्क हैं। पहला, मेडिकल खर्च लगातार बढ़ेंगे। दूसरा, बच्चों का बाहर पढ़ाई वाला खर्च रुपये में नहीं, डॉलर में होगा। तीसरा, घर वाले और रिश्तेदार अगर खबर जान गए तो सलाह के नाम पर खींचतान होगी। मैंने पूछा, मैं क्या करूं? उसने बहुत सरल भाषा में कहा, आपको 3 चीजें करनी होंगी। 1, अपना मेडिकल फंड अलग और लॉक। 2, एजुकेशन फंड ट्रस्ट के नियमों में। 3, एक वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी, ताकि अगर आप अस्पताल में हों तो कोई गलत फायदा ना उठा पाए। मैंने कहा, मैं वही चाहती हूँ। फिर मैं सीधे वकील के ऑफिस गई। वकील ने मेरी बात सुनी और बीच बीच में सिर्फ एक एक सवाल पूछा, जैसे वो मेरे शब्दों के पीछे की सच्चाई पकड़ रहा हो। आपकी बीमारी क्या है? कितने साल इलाज चल सकता है? बच्चों में किस पर आप ज्यादा भरोसा करती हैं? आपके बिजनेस सेल का पैसा किस बैंक में आया? क्या किसी रिश्तेदार को पता है? मैंने सच सच बताया, और आखिरी सवाल पर मैं कुछ सेकंड रुकी। अभी किसी रिश्तेदार को नहीं पता? मैंने कहा, लेकिन देर नहीं लगेगी। वकील ने कलम घुमाई। मैडम, आपके बच्चों का करियर जरूरी है, लेकिन आपकी जान उससे भी जरूरी है। आप अगर खुद को नहीं बचाएंगी तो किसी की पढ़ाई नहीं बचेगी। हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो साफ हो, बिना गुस्से के या फिर बिना बदले के, बस सुरक्षा के लिए। उसने एक लाइन बहुत सादी कही, लेकिन मेरे अंदर जैसे दीपक जल गया। बाउंड्री प्यार को खत्म नहीं करती, बाउंड्री प्यार को टिकाती है। मैंने वहीं बैठकर कागजों पर साइन किए। ट्रस्ट के नियम और मजबूत हुए। मेडिकल और लिविंग एक्सपेंस वाला हिस्सा पूरी तरह अलग हुआ, और एक शर्त लिखी गई, अगर कोई मुझे दबाव देगा तो स्टाइपेंड अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, जब तक परिवार में लिखित समझौता और माफी न हो। ये सब करते हुए मुझे एक बात बार बार चुभ रही थी, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कर रही हूँ, और मेरे ही बच्चे मुझे अनफेयर बोलने की तैयारी में हैं। शाम को जब मैं घर लौटी तो बेटी मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी। उसने पूछा, नहीं, बस कहाँ? आप बाहर गई थी? मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, वो धीमे से बोली, सीए के पास। मैंने एक छोटा सा सांस छोड़ा। और वकील के पास। उसकी आंखें थोड़ी नम हुईं, पर आवाज मजबूत थी। आपने सही किया, क्षमा। उसके शब्दों में कोई नाटक नहीं था, बस सच्चाई थी। मैंने पहली बार उस दिन महसूस किया कि इस घर में मैं पूरी तरह अकेली नहीं हूं। रात में हम सब ड्राइंग रूम में बैठे, वही सोफा, वही मेज, लेकिन इस बार माहौल अलग था, जैसे सबको पता था कि आज बात सिर्फ पैसों की नहीं, ताकत की होगी। मैंने कहा, मैं एक आसान सवाल से शुरू करूंगी।
तुम तीनों को पता है विदेश में पढ़ाई का खर्च कैसे चलता है? छोटा बेटा तुरंत बोला, ट्यूशन, रहना, खाना, बस। मैंने सिर हिलाया। बस नहीं, बहुत कुछ। मैंने मेज पर 3 कागज रखे। मैं चाहती हूँ तुम तीनों अपना अपना बजट लिखो। हर महीने कितना चाहिए, किस चीज के लिए और क्यों? बड़ा बेटा थोड़ा गंभीर हुआ। ठीक है माँ। छोटा बेटा हंसने लगा। माँ, हम बच्चे हैं, अकाउंटेंट नहीं। मेरी बेटी ने उसे देखा। यही तो प्रॉब्लम है। मैंने शांत आवाज में कहा, जब पैसा ज्यादा होता है तब छोटी गलतियां भी बड़ी बन जाती हैं, और बाहर पढ़ाई में गलतियां सस्ती नहीं होती। तीनों ने लिखना शुरू किया। 5 मिनट में मुझे सच्चाई दिख गई। बड़े बेटे का बजट ठीक ठाक था, पर उसमें कुछ चीजें छूट गई थीं। छोटे बेटे का बजट, सच बोलूं तो वो लाइफस्टाइल की लिस्ट थी। महंगा अपार्टमेंट, नया लैपटॉप, ब्रांडेड कपड़े, नेटवर्किंग इवेंट्स के नाम पर पार्टी जैसी चीजें। मैंने उसे रोका नहीं, बस देखा, क्योंकि जब कोई खुद अपना लालच कागज पर लिख देता है तब उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं रहती। मेरी बेटी ने सबसे छोटा बजट लिखा और उसमें एक लाइन थी, इमरजेंसी फंड। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरी आंखें भर आईं, पर मैंने रोया नहीं। मैंने कहा, अब मेरी बात सुनो। मैंने अपने इलाज की पहली फाइल मेज पर रखी। उसमें रिपोर्ट, दवाइयों की लिस्ट और पिछले 3 महीनों के बिल थे। सबसे ऊपर एक कुल रकम लिखी थी, इतनी बड़ी कि किसी का भी चेहरा बदल जाए। छोटा बेटा बिल देखते ही बोला, इतना? मैंने कहा, हाँ, और ये शुरुआत है। बीमारी हर महीने नई कीमत लिखती है। बड़ा बेटा धीरे से बोला, माँ, हमें पता नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं, क्योंकि माँ अक्सर खुद को आखिरी में रखती है। फिर मैंने सीधा सवाल किया, कल रात तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? कमरे में जैसे बिजली गिर गई। छोटा बेटा तुरंत बोला, क्या आप सुन रही थी? मैंने कहा, हाँ। बड़ा बेटा का चेहरा सफेद पड़ गया। छोटा बेटा पहले गुस्सा हुआ, फिर डर गया। उसने हकलाकर कहा, माँ, वो हम बस। मैंने उसे रोक दिया। बस इतना बताओ, तुमने मेरे इलाज के पैसों को रुकावट कहा था, है ना? वो चुप रहा। मैंने दूसरा सवाल किया, तुमने कहा था कि तुम मुझे भावुक करके अपना हिस्सा बढ़वाओगे, है ना? उसकी पलकों में पानी आ गया, लेकिन वो पानी पछतावे का था या पकड़े जाने का, मैं नहीं जानती। बड़ा बेटा धीमे से बोला, माँ, गलती हो गई। मेरी बेटी ने पहली बार थोड़ा तेज बोला, गलती नहीं, सोच। कमरा फिर शांत हो गया। मैंने अपनी आवाज को नरम रखा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी बात उनके दिल तक जाए, सिर्फ कान तक नहीं। देखो, मैंने कहा, मैंने तुमसे पैसा नहीं छीना। मैंने तुम्हें भविष्य दिया है, लेकिन मैं अपनी जान गिरवी रखकर तुम्हारा भविष्य नहीं खरीद सकती। छोटा बेटा तड़प कर बोला, हमने तो बस कहा था कि थोड़ा हिस्सा। मैंने कहा, थोड़ा हिस्सा आज, फिर कल और फिर परसों और एक दिन तुम खुद भी नहीं समझोगे कि सीमा कहाँ थी। मैंने वकील के बनाए कागज मेज पर रख दिए। ये नए नियम हैं। छोटा बेटा उठ खड़ा हुआ। आप हमें कंट्रोल कर रही हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं खुद को बचा रही हूं। उसने कहा, आप हमें भरोसा नहीं करती। मैंने कहा, भरोसा दिल से होता है, पैसे से नहीं, और दिल का भरोसा तुमने कल रात खुद तोड़ा है। बड़ा बेटा धीरे से बोला, माँ, हक मुझे सच में अफसोस है। मैंने उसकी तरफ देखा। अफसोस बोलना आसान है, बदलना मुश्किल। छोटा बेटा गुस्से में कागज उठाने लगा, जैसे वो फाड़ देगा, पर मेरी बेटी तुरंत उठी और उसके हाथ से कागज छीन लिया। वो पहली बार अपने भाई के सामने दीवार बनकर खड़ी हुई। उसने कहा, ये कागज नहीं फटेगा, ये माँ की सुरक्षा है। छोटा बेटा चीखा, तुम हमेशा माँ की साइड लेती हो। मेरी बेटी ने बहुत साधारण शब्दों में कहा, मैं सही की साइड लेती हूँ। उस पल मुझे लगा, ये घर टूट भी सकता है और बच भी सकता है। सब कुछ इस बात पर था कि मेरे बेटे अब किस रास्ते को चुनेंगे। मैंने आखिरी बात कही, मैं तुम तीनों को दुनिया की सबसे अच्छी पढ़ाई देना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक और पढ़ाई भी देना चाहती हूँ, पैसे की। पैसा अगर बिना नियम के आए तो रिश्ता खरीदता है, और पैसा अगर नियम के साथ आए
शायद तो रिश्ता बचाता है। छोटा बेटा बैठ गया। उसके कंधे गिर गए। बड़ा बेटा ने सिर झुका लिया। मेरी बेटी की आंखों में आंसू थे, पर वो रो नहीं रही थी। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन मेरी रात खत्म नहीं हुई। मैं अपने कमरे में आई तो शरीर टूटने लगा। दवाइयों का असर, तनाव का असर, सब एक साथ। मैं बिस्तर पर लेटी ही थी कि मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर बैंक मैनेजर का नंबर था। मैंने उठाया। उधर से आवाज़ आई, मैडम, सॉरी इस टाइम कॉल कर रहा हूँ, लेकिन अभी-अभी आपके अकाउंट से एक बड़ी रकम निकालने की कोशिश हुई है। ओटीपी भी ट्रिगर हुआ है। आपने किया क्या? मेरी सांस जैसे अटक गई। मैंने धीमे से पूछा, कितनी रकम? उसने कहा, आपके मेडिकल फंड वाले अकाउंट से। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मेरे दिमाग में एक ही चेहरा आया, छोटा बेटा। और तभी बाहर हॉल में हल्की सी आहट हुई, जैसे कोई चुपके से मेरे कमरे की तरफ आ रहा हो। मैंने फ़ोन को कान से लगाए रखा और बहुत धीरे से कहा, मैनेजर साहब, हर ट्रांज़ैक्शन अभी रोक दीजिए। अभी के अभी। मैं अभी आ रही हूँ। और जैसे ही मैंने कॉल काटा, मेरे कमरे का दरवाज़ा बिना खटखटाए खुला। छोटा बेटा अंदर था। उसके हाथ में मेरा दूसरा फ़ोन था और उसकी आंखों में डर नहीं था। उसकी आंखों में जल्दबाज़ी थी। उसने एक ही लाइन कही और मेरी रीढ़ में सर्दी उतर गई। माँ, बस एक बार, बस अभी ये पैसा निकल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं बिस्तर से उठी। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन मेरी आवाज़ में पहली बार लोहे की ठंडक थी। नहीं, मैंने कहा, अब नहीं, आज के बाद कभी नहीं। और उसके बाद जो हुआ, वही तय करेगा कि हमारा घर बचता है या पैसों की तरह टूट कर बिखर जाता है। माँ, बस एक बार, बस अभी, ये पैसा निकल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज़ में विनती कम थी, जल्दी ज़्यादा। और उसके हाथ में मेरा दूसरा फ़ोन ऐसे था जैसे वो मेरी नहीं, अपनी चीज़ पकड़ कर खड़ा हो। मैंने अपने अंदर की घबराहट को बाहर नहीं आने दिया। मैंने खुद से कहा, अभी अगर मैं टूट गई, तो ये घर नहीं बचेगा।" मैंने बहुत धीमे, बहुत साफ शब्दों में कहा, "फ़ोन यहाँ रखो।" वो 1 सेकंड रुका। उसकी आँखों में वही पुरानी बचपन वाली मासूमियत नहीं थी। वहाँ एक नया आदमी खड़ा था, जो अपने फ़ायदे के लिए माँ की कमज़ोरी देख रहा था। उसने कहा, "आप समझ नहीं रही माँ, बाहर पढ़ाई में।" मैंने उसकी बात काट दी। "मैं सब समझती हूँ, इसीलिए तो नहीं कह रही हूँ।" मैंने उसके हाथ से फ़ोन नहीं छीना। मैंने बस अपनी हथेली आगे कर दी, जैसे माँ बच्चे से दूध का ग्लास माँगती है। "दे दो।" वो घबराया। "अगर मैं ना दूँ तो?" मेरी आवाज़ पहली बार सच में सख्त हुई। "तो आज तुम्हें पता चलेगा कि मैं सिर्फ़ माँ नहीं हूँ, मैं उस पैसे की मालिक हूँ, और उस मालिक को कानून भी बचाता है।" उसका चेहरा बदल गया। "कानून?" उसने जैसे थूक कर कहा। मैंने सिर हिलाया। "हाँ, वही कानून जिसकी पढ़ाई तुम करने जा रहे हो, और वही कानून जो एक बीमार माँ को उसके ही घर में सुरक्षित रखता है।" मैंने उसी पल बैंक मैनेजर को वापस कॉल किया। फ़ोन स्पीकर पर कर दिया, ताकि शब्द हवा में तैरें और सब सुने। मैनेजर की आवाज़ आई, "मैडम, हमने ट्रांज़ैक्शन होल्ड कर दिया है, लेकिन अटेम्प्ट फिर हो सकता है।" मैंने कहा, "मेरे अकाउंट पर तुरंत टेम्पररी फ्रिज लगाइए। सिर्फ़ मेडिकल बिल पेमेंट और मेरी मंजूरी से ही कोई भुगतान होगा। अभी के अभी।" मैनेजर ने कहा, "जी मैडम, हम नोट कर रहे हैं। आप कल सुबह ब्रांच आकर लिखित कन्फर्मेशन दे दीजिए।" मैंने कहा, "मैं दूँगी, और एक बात, आज जो अटेम्प्ट हुआ, उसका लॉग सेव रखिए। ज़रूरत पड़े तो मैं उसे कानूनी रूप से इस्तेमाल करूँगी।" स्पीकर पर वो शब्द सुनकर मेरा छोटा बेटा जैसे सिकुड़ गया। वो अब भी मेरे सामने था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर आया, क्योंकि अब ये घर की बात नहीं रह गई थी। अब ये सिस्टम में दर्ज होने वाली बात थी। मैंने कॉल काटा और उसी वक्त अपने बड़े बेटे और बेटी को फ़ोन किया। मैंने कोई लंबी कहानी नहीं सुनाई। मैंने सिर्फ कहा, "अभी मेरे कमरे में आओ, अभी।" 2 मिनट में दोनों आ गए। बड़ा बेटा दरवाजे पर रुका, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि छोटा भाई ये कर सकता है। बेटी सीधे अंदर आई, और मेरे हाथ में दूसरा फ़ोन देखकर उसने सब समझ लिया। उसने छोटे भाई की तरफ देखा। "भैया, आपने सच में?" छोटा बेटा चिल्लाया। "मैंने चोरी नहीं की।" मैंने शांत आवाज़ में कहा, "चोरी सिर्फ पैसे उठाने को नहीं कहते।
चोरी किसी की सुरक्षा छीनने को भी कहते हैं। बड़ा बेटा आगे बढ़ा। तूने माँ का ओटीपी। छोटा बेटा उलझ गया। मुझे लगा वो समझेंगी। मैं बस हम सबके लिए। मैंने कहा, तुमने हम सब बोला, लेकिन तुमने सबसे पहले मुझे हटाया। यही सच है। कमरे में एक भारी चुप्पी आ गई और उसी चुप्पी में मेरी बेटी ने एक लाइन कही जो इस कहानी का असली मोड़ थी। उसने कहा, माँ, आज से आपका कोई भी बैंक, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ओटीपी किसी के फ़ोन में नहीं रहेगा। और अगर कोई दबाव डालेगा तो हम भावनाओं से नहीं, नियमों से बात करेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर एक कमज़ोर सी राहत उतरी, क्योंकि जब घर में एक इंसान भी सच के साथ खड़ा हो तो बाकी झूठ थोड़े हिलने लगते हैं। मैंने अपने छोटे बेटे को कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो। वो बैठ गया, लेकिन उसका शरीर अब भी अकड़ा हुआ था। मैंने कहा, अब तुम सुनोगे? मैंने उसे वो मेडिकल फोल्डर फिर दिखाया। मैंने बिलों को एक एक करके नहीं पढ़ा। मैंने बस उसके सामने रख दिया ताकि वो खुद देख ले कि ये कोई कहानी नहीं, नंबर हैं। फिर मैंने कहा, ये बीमारी मेरी पसंद नहीं है। ये मेरा रोज का सच है। और जो पैसा मैंने बचाया है वो कोई लग्जरी नहीं, वो मेरी सांस का टिकट है। वो फुसफुसाया। माँ, मुझे लगा। मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगा? उसने कहा कि आप डर रही थीं, इसीलिए जमा कर रही थीं। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं डर रही हूँ। और डरना गलत नहीं है। गलत यह है कि तुम मेरे डर को अपने फायदे का दरवाज़ा समझ बैठे। बड़ा बेटा अब तक चुप था। उसने अचानक कहा, माँ, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने कल रात थोड़ा हिस्सा बोलकर भी गलती की। मैंने उसकी तरफ देखा। शर्म से कुछ नहीं बदलता, मैंने कहा। बदलाव से शर्म कम होती है। फिर मैंने सबसे ज़रूरी बात कही, ताकि ये कहानी सिर्फ ड्रामा न रहे, अच्छी सीख भी बने। आज से इस घर में 3 नियम होंगे। पहला, मेडिकल फंड अलग रहेगा। उस पैसे को कोई बचा हुआ पैसा नहीं कहेगा। वो मेरी जान है। दूसरा, एजुकेशन फंड का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई और ज़रूरत के लिए होगा, दिखावे के लिए नहीं। तीसरा, अगर कोई मुझे गिल्ट, दबाव या धमकी देगा, तो ट्रस्ट का स्टाइपेंड तुरंत रोका जाएगा और उसे वापस चालू करने के लिए लिखित में माफ़ी और एक फैमिली एग्रीमेंट साइन करना होगा। छोटा बेटा उछल पड़ा। लिखित में? आप हमें अपराधी बना रही हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें जिम्मेदार बना रही हूँ। अपराधी वो बनता है जो अपनी गलती मानता नहीं। मेरी बेटी ने धीरे से कहा, भैया, ये गलत नहीं है। दुनिया में हर चीज़ लिखित होती है। जॉब ऑफर, लोन, वीजा, एडमिशन। तो घर की सुरक्षा क्यों नहीं? छोटा बेटा चुप हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बचा था। वहां अब एक खालीपन था, जैसे उसे समझ आ रहा हो कि उसने सच में हद पार की है। मैंने उसी रात वकील को मैसेज कर दिया कि कल सुबह हम ब्रांच जाएंगे। और मैंने अपने छोटे बेटे से कहा, कल तुम भी साथ चलोगे? वो डर गया। मैं? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि ये भी सीख है। पैसे का गलत कदम सिर्फ घर में नहीं, बैंक में भी दिखता है और ये रिकॉर्ड बन जाता है। मैं पुलिस में शिकायत नहीं कर रही अभी, लेकिन मैं ये बात हल्की भी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर बड़ा बेटा बोला, माँ, आप उसे जेल। मैंने उसकी बात रोक दी। मैं बदला नहीं चाहती, मैं सुधार चाहती हूँ, लेकिन सुधार डर के बिना नहीं आता। अगली सुबह हम बैंक गए। मैनेजर ने हमें अलग कमरे में बिठाया। उसने बहुत प्रोफेशनल तरीके से कहा, मैडम, आपके अकाउंट पर सिक्योरिटी अपडेट हो जाएगा और जो ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट हुआ है उसकी डिटेल सुरक्षित है। मेरे छोटे बेटे का चेहरा नीचे था। वो पहली बार किसी ऑफिस में गलत करने वाले की तरह बैठा था, खाटी हकदार की तरह नहीं। फिर हम सीए के पास गए। वहां हमने एक फैमिली फाइनेंस प्लान बनाया, सरल, साफ। कितना पैसा किस साल में पढ़ाई में जाएगा, कितना पैसा रुपये और डॉलर के उतार चढ़ाव से प्रभावित होगा, कितना पैसा इमरजेंसी में रखना है और किस हालत में क्या कटेगा। मैंने बच्चों से कहा, आज तुम तीनों एक चीज सीखो। पैसा भावना नहीं है, पैसा फैसला है और फैसले नियम से चलते हैं। घर लौटकर हमने टेबल पर एक कागज रखा, फैमिली एग्रीमेंट। बड़ा बेटा ने बिना बहाने साइन किया। बेटी ने साइन किया। छोटा बेटा रुका। उसने मेरी तरफ देखा। अगर मैं साइन कर दूं
तो आप मुझे माफ़ कर दोगी? मैंने कहा, माफ़ी एक पल है, भरोसा एक सफ़र है। साइन करना बस पहला कदम है। उसने काँपते हाथों से साइन कर दिया। उस दिन रात को उसने मेरे कमरे के बाहर आकर कहा, माँ, मैं सच में गलत था। उसकी आवाज़ में इस बार पकड़े जाने का डर नहीं था। इस बार शर्म थी और थोड़ी समझ भी। मैंने कहा, किस गलती हर इंसान करता है, लेकिन माँ की बीमारी पर सौदा करना, ये गलती नहीं, ये गिरावट है। मैं चाहती हूँ तुम उठो, गिरकर भी। उसने रोते हुए कहा, मुझे लगा आप हमें छोड़कर चली जाओगी। मैंने एक लंबी सांस ली। मैं नहीं चाहती मैं जाऊं, लेकिन अगर मेरी जिंदगी बचाने वाला पैसा तुम छीन लोगे, तो तुम खुद मुझे धक्का दोगे। वो चुप हो गया और पहली बार उसने मेरा हाथ पकड़ा। पैसे के लिए नहीं, डर के लिए। और उस डर ने उसे थोड़ा इंसान बना दिया। आगे के महीनों में जिंदगी आसान नहीं हुई। इलाज चलता रहा, कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन। लेकिन घर का माहौल बदल गया। बड़ा बेटा अस्पताल के बिल समझने लगा। वो दवाइयों की लिस्ट पढ़ता और पूछता, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? छोटा बेटा पहली बार अपने खर्च पर सोचने लगा। वो हर चीज़ के लिए ज़रूरी शब्द इस्तेमाल करना बंद करने लगा। और मेरी बेटी, उसने सच में पैसा कैसे चलता है सीखना शुरू किया। उसने मेरे पुराने बिजनेस के नोट्स निकाले, सिस्टम समझे और कहा, माँ, आप सिर्फ कमाई नहीं करती थीं, आप रिस्क मैनेज करती थीं। और फिर वो दिन आया जब तीनों के एडमिशन और वीज़ा की प्रक्रिया पूरी हुई। हार्वर्ड का नाम सुनना आसान है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना, फॉर्म, टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट, एम्बेसी अपॉइंटमेंट, सब कुछ है। मेरे बच्चों ने पहली बार समझा कि सपना सिर्फ चमक नहीं होता, सपना मेहनत और नियमों की सीढ़ी होता है। जब उनके टिकट बुक हुए, उस रात हमने फिर वहीं लिविंग रूम में बैठकर खाना खाया। इस बार मेज़ पर कोई लिफाफा नहीं था। इस बार मेज़ पर सिर्फ खाना था और आंखों में एक अलग तरह की नमी। छोटा बेटा बोला, माँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो। उसने कहा, मैं जब भी पैसा देखता था मुझे लगता था ये मेरा है, क्योंकि आप मेरी माँ हैं। अब समझ आया? आप माँ हैं, इसलिए वो पैसा आपका है। आपकी सुरक्षा पहले है। बड़ा बेटा बोला, और मैं भी गलत था। मैंने बीच में रोकना चाहिए था। मेरी बेटी ने सिर्फ इतना कहा, अब जो समझ आया है, वही असली जीत है। मैंने हंसने की कोशिश की। तो मैं जीत गई? छोटा बेटा बोला, नहीं माँ, हम जीत गए, क्योंकि आप बच गईं। सच यही था। मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन मैं सुरक्षित थी, और सुरक्षा ही सबसे बड़ी दवा होती है। एयरपोर्ट वाले दिन मैं बहुत देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। मैं व्हील चेयर पर थी। मेरे बच्चे मेरे सामने थे। 3 अलग रास्तों पर जाने वाले 3 इंसान, डॉक्टर, वकील और बिजनेस लीडर। छोटा बेटा मेरे पास झुका और बोला, माँ, आपका मेडिकल फंड, उसे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने उसकी ठुड्डी उठाई। सिर्फ हाथ नहीं, सोच भी नहीं लगानी। उसने आंखों में आंसू लेकर कहा, ठीक है। बड़ा बेटा बोला, माँ, मैं वादा करता हूँ, आपकी बीमारी को कभी रुकावट नहीं समझूंगा। मैंने कहा, और खुद को भी कभी हकदार नहीं समझना। मेहनत से हक बनता है। मेरी बेटी ने मेरा हाथ दबाया। माँ, घर की फाइलें, डॉक्यूमेंट्स सब मैं देखूंगी। आप बस अपना ख्याल रखो। जब वो तीनों चले गए, घर फिर शांत हो गया। लेकिन अब वो शांति खाली नहीं थी। अब वो शांति ठीक लग रही थी, जैसे किसी ने घर के अंदर की दीवारें फिर से सीधी कर दी हों। समय बीता। मैंने इलाज जारी रखा। कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं अकेली भी नहीं थी। मेरे बच्चे नियमित कॉल करते, फीस की रसीदें आती, स्टाइपेंड सिस्टम से जाता। और कभी-कभी मेरी बेटी कहती, माँ, भैया ने अपनी तरफ से आपको कुछ पैसे भेजे हैं, आपकी दवाइयों के लिए। मैं हर बार कहती, मैंने माँगा नहीं। और वो कहती, उन्होंने समझ कर भेजा है। एक दिन, बहुत महीनों बाद, मेरे छोटे बेटे ने वीडियो कॉल पर कहा, माँ, आज हमें फाइनेंशियल लिटरेसी का सेशन मिला और मुझे आपकी याद आई। मैं हंसी। क्यों? उसने कहा, क्योंकि आपने घर में वही पढ़ा दिया जो क्लास में पढ़ा रहे हैं। इमरजेंसी फंड, बाउंड्री और लिखित नियम। उस दिन मुझे लगा
मेरी कहानी सिर्फ दर्द नहीं थी, वो एक क्लास बन गई थी। और फिर वो दिन आया जब तीनों ने ग्रेजुएशन के लिए मुझे वीडियो कॉल किया। मैं उस दिन बहुत कमज़ोर थी, लेकिन मैंने अपने बाल ठीक किए, हल्का सा दुपट्टा लिया और कैमरे की तरफ देखा। स्क्रीन पर मेरे बच्चे थे। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक थी। वो चमक जो माँ हमने कर लिया वाली होती है। बड़ा बेटा बोला, माँ आप नहीं होती तो। मैंने कहा, मैं थी, लेकिन तुमने भी मेहनत की। छोटा बेटा बोला, माँ मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उससे कहा, माफ़ी मैंने दे दी थी, भरोसा तुमने धीरे धीरे वापस कमाया। आज मैं गर्व महसूस कर रही हूँ। मेरी बेटी ने कैमरे में देखते हुए कहा, माँ आपकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? मैंने मुस्कुराकर कहा, शप ये कि प्यार का मतलब खुद को ख़त्म करना नहीं होता। प्यार का मतलब सीमा बनाकर रिश्ते बचाना होता है। कॉल कटने के बाद मैं कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही। फिर मैंने अपने ड्रॉर से वही फ़ोल्डर निकाला। ट्रस्ट, मेडिकल फंड, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, सब कुछ। मैंने उसे वापस रखा और धीरे से कहा, ये कागज़ नहीं है, ये मेरी शांति है। और अब अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो मैं आपसे एक छोटी-सी बात कहना चाहती हूँ। अगर आप माता-पिता हैं, तो अपने बच्चों से प्यार करें, लेकिन अपनी सुरक्षा पर समझौता मत करें। मेडिकल और इमरजेंसी फंड बनाइए। नॉमिनी और मालिक का फ़र्क समझिए। लिखित व्यवस्था रखिए। और अगर आप बच्चे हैं, तो याद रखिए, माँ-बाप का पैसा आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। उनका शरीर, उनका इलाज, उनकी इज़्ज़त पहले है। आपका सपना तभी सुंदर है, जब वो किसी की सांस छीन कर ना बना हो। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया या किसी की याद दिलाई, तो इसे अपने दोस्त या परिवार के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही रियल सीख देने वाली कहानियाँ चाहते हैं, तो मुझे फ़ॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी भी शायद किसी घर में अभी इसी समय चुपचाप चल रही होगी।